नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद सिंह आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो वास्तव में वो भाग एक की ही श्रृंखला का ए और बी सेक्शन में बांट के मैंने इसको बी कर दिया है, क्योंकि इसमें दो पार्ट ये छोटा वीडियो रहेगा। इसमें केवल हमने दो टॉपिकों को छेड़ा है, क्योंकि आने वाला जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने पिछले कई घटनाक्रमों को लिया है साथ में। यहाँ हम सबसे पहला एक टॉपिक छेड़ते हैं पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण से संबंधित हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें हम प्रवासी प्रजातियों का संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन चल रहा था गांधी नगर में, जो गुजरात में है। ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ हुआ है? गांधीनगर में सम्मेलन हुआ है। यहीं पर भारत सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो अपनी तरीके से एक पहली रिपोर्ट है जिसमें पक्षियों संबंधी अध्ययन किया गया है। अब इन पक्षियों का जो अध्ययन किया गया है, इसमें 867 यानी 867 पक्षी प्रजातियों को शामिल किया गया है और उस पर एक विस्तृत अध्ययन किया गया है, और जिसको गांधीनगर में इस सम्मेलन में प्रस्तुत भी किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात रही दो पक्षियों के बारे में, जिसमें बताया गया कि भारतवर्ष में मोर की संख्या लगभग बढ़ी है, यानी कुछ हद तक उसमें इजाफा हुआ है, जबकि गौरैया की संख्या स्थिर बताई गई है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, गौरैया की संख्या जो स्थिर बताई गई है, परंतु गौरैया को हमें संरक्षण देने की आवश्यकता है। इसीलिए हम गौरैया संरक्षण दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस 20 मार्च को, जबकि इसी 20 मार्च के बाद जब 2 दिन बाद 22 मार्च आता है, तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, जबकि गौरैया संरक्षण दिवस 20 मार्च को। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आप ध्यान रखिएगा। और फिलहाल अब लौटते हैं इस रिपोर्ट पर। तो इस रिपोर्ट में दो चीजें तो बिल्कुल साफ की गई हैं कि गौरैया की संख्या लगभग स्थिर है भारत में, जबकि मोरों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके साथ जो कुछ पक्षियों में गिरावट हुई है, उसमें जैसे चील है, बाज है, या पश्चिमी घाट के प्रवासी पक्षी हैं, समुद्र तटीय पक्षी हैं, इनमें लगातार गिरावट आई है। जबकि अगर हम बात करें, जो वृद्धि हुई है वो मोर में तो हुई ही है, साथ में जंगली कबूतर है, नीलगिर भ्रस है, चमकदार आइबिस हैं, आदि पक्षियों में वृद्धि हुई है। लेकिन मोर और गौरैया को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। साथ ही से इसमें बताया गया है कि 101 ऐसी प्रजातियां हैं जिनको उच्च संरक्षण देने की आवश्यकता है, नहीं तो वो समाप्त हो जाएंगी। यानी ये रिपोर्ट एक वृहद आकलन प्रस्तुत करता है। अब इस पर चूंकि इसमें कई आंकड़े हैं तो क्वेश्चन समझ में कम आएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन वाइज इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये पहला अध्ययन है, यानी पहली रिपोर्ट ऐसी भारत सरकार ने प्रस्तुत की है। ये कहाँ प्रस्तुत की गई है? आपको पता है, गांधीनगर में प्रस्तुत की गई है। क्यों? क्योंकि वहां एक सम्मेलन हो रहा था, प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन चल रहा था। ये कौन सा सम्मेलन था? तो 13वां सम्मेलन था। यहीं पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत गई है, जिसमें दो बिंदु प्रमुख रूप से बताए गए हैं कि भारत में मोरों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि जो गौरैया की संख्या है वो स्थिर बताई गई है, और 101 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको उच्च संरक्षण की आवश्यकता है। यानी ये 5 पॉइंट उभर कर सामने आते हैं। अब हम एक अलग टॉपिक की बात करते हैं, जो हाल ही में तो नहीं, लेकिन पूर्वोत्तर की दशा एवं दिशा को निर्धारित करते हैं, और ये कमीशन की दृष्टि से, यानी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी बनते हैं। एक है बोडो आंदोलन की समाप्ति, और दूसरा है ब्रू रियांग समझौता। हम सबसे पहले बोडो आंदोलन की समाप्ति की चर्चा करते हैं। बोडो एक जनजाति है जो स्वायत्त प्रदेश की मांग करती है, यानी एक अलग प्रदेश बनाने की अपनी मांग को रखती है। दशकों से ये मांग चलती आ रही है, और ये कभी कभी हिंसात्मक गतिविधियों में भी भाग लिए हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार की सहायता से केंद्र सरकार, असम और बोडो प्रतिनिधियों के मध्य एक त्रिस्तरीय समझौता हुआ है। इस समझौते में जो केंद्र सरकार के अमित शाह की अध्यक्षता में ये समझौता हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं हुआ है समझौता, बल्कि अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इसको बार बार आपके सामने रख रहा हूं। अब
इस समझौते के तहत कई बातें सामने आई हैं जिनको आपको जानने की, चूंकि बीओ के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल दो बिंदु को जानना आवश्यक है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के क्षेत्र की शक्ति को इससे बढ़ाया गया है। जो वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो डिफाइन करते हैं, उस क्षेत्र को की शक्तियों को बढ़ाया गया है और उनको ज्यादा अधिकार प्रदान किए गए हैं। तथा बोडो गांवों के विकास हेतु बोडो कचारी कल्याण परिषद की स्थापना की गई है, जिससे वहाँ सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई, जाति पहचान को बढ़ावा मिल सके। तो ये बोडो आंदोलन की समाप्ति यहीं से हो जाती है, अर्थात इस समझौते के साथ बोडो मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। ये हो गया बोडो आंदोलन। अब ये समझौता कब हुआ? ये अभी हाल ही में 27 जनवरी 2020 को हुआ है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी केंद्र सरकार की सहायता से पूर्वोत्तर का एक और मसला सॉल्व हुआ था, जिसको हम ब्रू रियांग समझौता कहते हैं। अब ब्रू रियांग समझौता क्या है? तब आपको पता है, शायद ना पता हो, कि ब्रू एक जनजाति है जो त्रिपुरा और मिजोरम में पाई जाती है। कहीं कहीं से रियांग भी कहते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम ब्रू रियांग कर दिए हैं। अब चूंकि ये जनजाति सामान्यतः मिजोरम में पाई जाती थी, और मिजोरम की एक जनजाति है मिजो, जो इसको विदेशी मानते हैं, यानी मिजो की संख्या ज्यादा है और वो ब्रू रियांग को विदेशी मानते थे, जिससे कई बार हिंसात्मक गतिविधियां शुरू हुई। और ये हिंसात्मक गतिविधियां 1997 से शुरू हुई। जब ये गतिविधियां शुरू हुई तो ब्रू रियांग जनजाति का पलायन शुरू हुआ और ये त्रिपुरा पहुंचने लगे। और त्रिपुरा पहुंचने पर लगभग कहा जाता है कि 34,000 लोगों के आसपास, या 3,000, शायद 5,000 परिवार वहां अस्थायी रूप से शिविरों में रहने लगे। उस शिविरों का नाम थोड़ा याद रखिएगा। एक जो शिविर है कंचनपुर और उत्तरी त्रिपुरा में अस्थायी शिविर बनाए गए, इन दो जिलों में, कंचनपुर और उत्तरी त्रिपुरा में। वहीं पर ये निवास करने लगे कई सालों से। वर्तमान में ये ब्रू रियांग केंद्र त्रिपुरा और मिजोरम के मध्य एक समझौता हुआ है और त्रिपुरा में इन्हें अस्थायी रूप से बसाने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। इन परिवारों को सुविधा देने के लिए इनको 2 साल तक मंथली कुछ पैसा दिया जाएगा तथा अनाज की व्यवस्था की गई है। 1.5 लाख घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार दिया गया है एवं अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं, ताकि ये लोग भी मुख्य धारा, भारत के अन्य लोगों की तरीके से मुख्य धारा में शामिल हो जाएं और अपना योगदान विकासात्मक गतिविधियों में दे सकें। यानी यहाँ पर आपको हमने इस जो एपिसोड में है, पहले एपिसोड में मैंने 3 से 4 करंट के टॉपिक उठाए थे। इस एपिसोड में मैंने 3 करंट के टॉपिक उठाए। पहला पक्षियों संबंधी एक जो आपका सामान्य चर्चा है, यानी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दूसरा बोडो आंदोलन की समाप्ति, यानी बोडो केंद्र असम और बोडो के मध्य एक समझौता, तथा ब्रू रियांग समझौता। अब जब हम अगले दिन आपसे चर्चा करेंगे, तब हम एक चर्चा करेंगे, आपको पता है, चंद्रयान, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी आपको पता है पीसीएस में एक क्वेश्चन भी यहाँ से आया था और ये आ भी सकता है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तथा गगनयान। हम यहीं पर विराम करेंगे और तथा इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा, ना तो हम उसे असफल कह सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से सफल कह सकते हैं। इस चंद्रयान 2 मिशन को जो ले जाने वाला इंजन है, जैसे आपको ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, और इसी प्रकार चंद्रयान 2 को जो ले जाने वाली एक गाड़ी है या ये कहीं इंजन है, उसका नाम क्या है? GSLV MK3। ये याद रखिएगा, यही पूछा गया था क्वेश्चन, MK3, GSLV MK3। इसे दूसरे नाम के फैट बॉय या बाहुबली भी कहा जाता है। ये चंद्रयान को ले गया था, जो आंशिक रूप से हम कह सकते हैं हार्ड लैंडिंग के कारण असफल रहा। चलिए अगला चंद्रयान 3, जो जब 2 असफल हुआ है, चंद्रयान 3 का हम जो सफल परीक्षण की चर्चा कर रहे हैं वो 2021 में हमने की है, यानी 2021 टारगेट रखे हैं। इसी के साथ गगनयान 2022 में हम गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं। गगनयान पर तेजी से कार्य भी चल रहा है। इस पर हम एक हाफ ह्यूमनॉइड यानी अर्धमानव एक स्त्री, जिसका नाम हमने रखा है व्योममित्र, का भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा व्योममित्र का भी निर्माण किया है। याद रखिएगा, ये एक रोबोट है व्योममित्र, जो गगनयान में जाएगी।
आने वाले वीडियो में हम इसी तरीके से आपसे करंट पर रूबरू होते रहेंगे। कोशिश करिएगा वीडियो आप छोड़ेंगे नहीं तो करंट आपके लगभग क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। कोशिश हम यही करेंगे कि अगर 17 क्वेश्चन 18 आते हैं तो आपको यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन जरूर मिल जाएं। करंट बहुत डिफाइन करने वाला पार्ट रहेगा कि आप 4500 या 4000 बच्चों के अंदर में आते हैं या फिर उस जो भीड़ से है बाहर हो जाते हैं और बड़ी भीड़ में पहुंच जाते हैं अनक्वालिफाई में। तो कोशिश करिएगा वीडियो को आप मत छोड़िएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। कोई गलती है तो उस पर कमेंट भी करिए। थैंक यू।